एसएचएम के अंदर आगे की चीजें देखते हैं। हमने बहुत सारे एसएचएम के कंडीशंस देखे। अब मैं एसएचएम के कुछ कंडीशंस यहाँ पे कराऊंगा, और जो डिफिकल्ट वाली कंडीशंस हैं, मैं आपको फिर एक बात बताया था, जो डिफिकल्ट वाली है या ये वो वाली है जिसके अंदर हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, या जो बच्चे उसी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं कंपटीशन में, उसके लिए बच्चे मैं एक सेपरेट क्लास लगाऊंगा। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है बच्चों को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। बच्चे जो होते हैं वो सब सेम होते हैं, और मेरा ये मानना है कि जब तक बच्चा पढ़ता है वो बहुत बढ़िया करता है, डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी बच्चा हमारे पास होता है कि कई बार बच्चा बोलता है कि सर मैं ऑनलाइन ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ऑफलाइन ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। जब आप ऑफलाइन कराओगे तो करवा देना, अभी आप फिलहाल आगे की तरफ को चलो। तो वो हम थोड़ा सा देख लेंगे बच्चे। तो अभी जो मेरा फोकस है वो फोकस सिंपल प्रॉब्लम्स पे, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स पे रहेगा। जो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स है हम सिर्फ उस पे फोकस करेंगे, बाकी चीजों पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक, बाकी चीजों पे बिल्कुल फोकस करने का मतलब है जो थोड़ी सी मुश्किल प्रॉब्लम्स है उन मुश्किल प्रॉब्लम्स को हम बाकी किसी और स्लॉट के अंदर देख लेंगे। मैं नोटिफाई कर दूंगा, आप चाहो तो सब आ जाना, नहीं तो बच्चे हम उसको बाद के अंदर देख लेंगे। और अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर हम ऑफलाइन कर लेंगे, अभी आप ये करा दो, वो मैं नहीं कर पाऊंगा अटेंड ऑफलाइन, तो वो भी एक हम जो है अपॉर्चुनिटी सीज कर लेंगे कभी, और आ ही जाएगी नियर बाई। तो हम सिंपल पेंडुलम को आज यहां पर शुरू करते हैं। तो हमने स्प्रिंग वाला केस देखा, हमने बच्चे एक अर्थ वाला केस देखा, हमने मोशन इन यू शेप ट्यूब देखे। अब इसके अंदर दो केसेस और आ जाते हैं, और वो दो केसेस हैं ऑसिलेशन ऑफ द फ्लोटिंग सिलेंडर, एक चीज ये आ जाती है, एंड सेकंड है बच्चे ऑसिलेशन ऑफ द बॉल इनसाइड द एयर चैम्बर। ये दोनों चीजें हमारे पास जो है ये एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो इसको हम बाद में देख लेंगे, जैसे मैंने बोला मैं एक्स्ट्रा स्लॉट लेके आपको करा दूंगा। आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बच्चे सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम के भी जितने भी केसेस हैं वो भी हम एक्स्ट्रा सेशन के अंदर देख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या आता है? सिंपल पेंडुलम इज द, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द, या हमारे पास एग्जाम्पल आपके पास आती है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एंगुलर एसएचएम। ये मेरे पास एंगुलर एसएचएम की एग्जाम्पल है। देखिए मेरे पास दो तरह के एसएचएम होते हैं, लीनियर जो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करते, एंगुलर जो काफी हद तक हमारे पास ग्रेविटी पे डिपेंड करते हैं। एंगुलर एसएचएम इन विच जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, दे आपके पास यहाँ पर द बॉब ऑफ मास एम के जी, द बॉब ऑफ द मास हमारे पास कैपिटल एम के जी, द बॉब ऑफ द मास कैपिटल एम के जी moves to and fro, moves to and fro, moves to and fro about a mean position, about a mean position, about a mean position when suspended from the ceiling, when suspended from the ceiling। जब हम इसको सस्पेंड कर देते हैं, when suspended from the ceiling, जब हम इसको सीलिंग से सस्पेंड कर देते हैं, when suspended from the ceiling। तो हमारे पास ऐसा क्यों होता है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। तो मेरे पास यहाँ पर एक सीलिंग है, और ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक पेंडुलम है जिसके साथ हमने एक बॉब ऑफ मास एम के जी है, और ये एक स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग हमारे पास मासलेस है, ये पूरी तरह से मासलेस स्ट्रिंग है जिसकी हमारे पास कोई लेंथ आपके पास एल के बराबर है, ये एल के बराबर है। अगर हम इस स्ट्रिंग को साइड पे ले जाते हैं ऐसे, और इसको यहां पर ले जाते हैं एट सम एंगल थीटा, मैं जैसे इसको एक एंगल थीटा पे ऊपर की तरफ को लेके चला जाऊंगा तो ओ पॉइंट की वजह से इस पे टॉर्क लगेगा। पहले देखते हैं बच्चे फोर्सेस कौन कौन सी लग जाएंगी। तो टेंशन टी, टेंशन टी, नीचे की तरफ को हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, ये हमारे पास आ जाएगा एम जी, ये हमारे पास यहाँ पर mg आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक का mg
कॉस ऑफ थीटा और दूसरा mg साइन थीटा। तो ये एंगल थीटा, दिस इज mg कॉस ऑफ थीटा, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, mg साइन ऑफ थीटा। अब इस O पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे लगेगा? नाउ वी राइट डाउन द टॉर्क, जो टॉर्क आपके पास लग रहा है एक्टिंग, द टॉर्क एक्टिंग on the pendulum about the point O, on the pendulum about the point O, about the point O, about the point O, यानी कि पॉइंट O के अबाउट मेरे पास यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा ये मुझे निकालना। तो टॉर्क आपके पास क्या होता है? तो टॉर्क हमारे पास O पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के। तो हमारे पास आ गया, ये देखिए हमारे पास आ गई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर हमारे पास किस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से टॉर्क लग रहा है? टेंशन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि O पॉइंट सस्पेंशन पॉइंट है। कोई भी फोर्स इसका लाइन ऑफ एक्शन आपके पास O में से क्रॉस हो रहा है, O में से क्रॉस हो रहा है, उसकी वजह से तो बच्चे कोई टॉर्क लगेगा नहीं। जी बोलो बोलो सर mg sin थीटा। हाँ mg साइन थीटा, बोलो बोलो बोलो। एक बच्चा शायद कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो माइनस mg साइन ऑफ थीटा, और सस्पेंशन पॉइंट और इस फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है? L के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट वन हमारे पास टॉर्क किसके बराबर होता है? I, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस mg। अब यहां पर L, अब मुझे यहां पर कोई बच्चा बताए साइन थीटा की सीरीज क्या होती है? और ये NCERT का हिस्सा है। साइन थीटा की सीरीज क्या होती है? साइन थीटा की सीरीज होती है थीटा माइनस ऑफ थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ऑफ बच्चे थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिकल वाले बच्चे यहां से बच जाएंगे, नहीं। अगर टीचर कल को सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन पूछता है टाइम पीरियड की, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे पास आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, मास इनटू जिस पॉइंट के अबाउट ये मास रोटेट कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस L का स्क्वायर इनटू मेरे पास अल्फा माइनस ऑफ mgl, क्योंकि बड़े एंगल इग्नोर किए जा सकते हैं, तो ये मेरे पास थीटा आ जाएगा। m से m कैंसल, L से L कैंसल, देयरफॉर इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी? हमारे पास इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी? तो हमारे पास इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे पास किसके बराबर आएगी? अल्फा इज इक्वल टू माइनस g बाई एल इंटू थीटा। ये मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई। ये मेरे पास यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई। मैं जरा इसको कंपेयर करता हूँ। मैं इसको अगर कंपेयर करूं एक्सेलरेशन, तो वो अल्फा के साथ आ रही है, और बच्चे इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों बच्चे रेलेवेंट है, एक दूसरे के एनालॉजी है, तो हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। बस इतना काम करना है। और देयरफॉर बताओ ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा g बाई एल, या फिर ओमेगा आपके पास अंडर रूट ऑफ g बाई एल, या फिर मेरे पास यहाँ पर टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा? तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई जी। लगी बात पता बच्चे आपको? लगी बात पता? तो ये पूरी डेरिवेशन आपको स्कूल वाला टीचर 3 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स के अंदर। जी नमन बोलो बच्चे। सर ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब एंगल बहुत छोटा हो। हाँ, ये आप कह सकते हो कि एंगल बहुत छोटा हो और इसकी लेंथ भी बच्चे हमारे पास छोटी हो, क्योंकि अगर आप लेंथ को एक पॉइंट के बाद बड़ा करने लग जाओगे तो फॉर्मूला स्लाइटली चेंज हो जाएगा। और अगर आप देखिए सिंपल पेंडुलम भी सिंपल तभी है जब यहाँ पर बच्चे एंगल बहुत बड़े ना हो, तभी करके बच्चे, ठीक है। तो ये बहुत ओके सर। हाँ बोलो बच्चे। श्रेयस सर एक बार यहाँ से बताना थीटा, वो थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल से। अच्छा, ये यहाँ से पहले तो ये समझ के साइन थीटा की तुझे सीरीज पता है, साइन थीटा और कॉस थीटा की, ठीक है पहले? अच्छा वो नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ पर अगेन बच्चे ये ऐसा नहीं है मैं NCERT को कोट कर रहा हूँ,
बच्चा ये ना समझे कि मैं कोई बहुत बड़ी किताब ले रहा हूँ, मैंने एनसीईआरटी का पेज नंबर भी बता दूंगा, वो कोट किया हुआ है। यहाँ पर जब ये चीजें हमारे पास आती है और एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, देखो साइन थीटा की सीरीज आपके पास क्या हो जाती है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ऑफ थीटा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और कॉस थीटा की सीरीज पता है क्या होती है, ये आती है 1 प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास कितनी आ जाती है, थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे करके बच्चे इसकी सीरीज आपके पास ऐसे होती है। ठीक है, तो ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए। और कई बार के टीचर्स या कई किताबें क्या बोलती है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि एंगल बहुत छोटा और साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर, काम वहां से भी हो सकता है। लेकिन पॉइंट है, मैं एनसीईआरटी का अगर पॉइंट लिख दूंगा तो मेरा जो आपके पास पोर्शन है, मेरा जो आपके पास लिखने का तरीका वो स्ट्रांग हो जाएगा। आप टीचर को बोल सकते हो कि देखिए मैंने एनसीईआरटी को कोट किया और इस वजह से हमारे पास क्या आ रही है, चीजें बहुत बढ़िया से निकल कर आएंगी। तो इसके बाद ये आई लड़के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, जिस पॉइंट के अबाउट ये मास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, यहां पर एंगल बहुत छोटे हैं, जब एंगल स्मॉल होते हैं बच्चे तो उनकी पावर और छोटी होती जाएगी, तो हम इनको सबको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो सिर्फ क्या बच जाएगा, माइनस एम जी एल थीटा, एम से एम कैंसल, एल से एल कैंसल, तो एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस जी एल इंटू थीटा। और यहां से पता लगता है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो जो कांस्टेंट है वो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा आ गया, ओमेगा से हमारे पास क्या आ गया, शाबाश बता दो, ओमेगा से बच्चा हमारे पास क्या आ गया, शाबाश बता दो, टाइम पीरियड आ गया। ठीक है श्रेयस, ठीक है श्रेयस, यस सर। हमारे पास अब यहाँ पर ये पॉइंट तो आ गया, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, जो लेंथ है बच्चे। श्रेयस आपको अपना माइक ऑफ कर दो बच्चे, अपना माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट और आ जाता है, ये जो एल है ये सेंटर ऑफ मास है। हमारे पास यहाँ पर एक बहुत साल पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था, और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये था, मेरे पास यहाँ पर एक स्फीयर, एक घड़ा, एक स्फीयर है बच्चे, हॉलो स्फीयर है, और उसको पूरी तरीके से आपने पानी से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ है, और ये आपके पास क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, ये ऑसिलेशन कर रहा है। और हमारे पास जब ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है तो आप इसके नीचे एक होल क्रिएट कर देते हो, आप इसके नीचे होल एक छेद कर देते हो और पानी लीक होना स्टार्ट हो जाता है। और पानी जैसे जैसे लीक होता जा रहा है तो ये बच्चा हमारे पास इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मास कम हो रहा है, मास का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, इतना बात पता लग रही है, ग्रेविटी भी सेम है, तो फर्क किस पे पड़ेगा, लेंथ पे। हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर जो पानी भरा हुआ है, इनिशियली उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे था, जैसे जैसे ये हमारे पास एम्प्टी होता जाएगा, ये एम्प्टी होता जाएगा बच्चे, हमारे पास ये एम्प्टी होना स्टार्ट करेगा, ये एम्प्टी होना स्टार्ट करेगा, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पर जाएगा, जहां पर मास ज्यादा है। तो पानी का लेवल अगर नीचे जाता जाएगा तो सेंटर ऑफ मास नीचे जाता जाएगा। सेंटर ऑफ मास नीचे जाने का मतलब है सस्पेंशन पॉइंट से उसकी जो लेंथ होती है वो सेंटर ऑफ मास तक होती है, तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी कि डिक्रीज हो जाएगी, तो लेंथ आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, और टाइम पीरियड आपके पास ये भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अब ये काफी टाइम लगाएगा, टाइम पीरियड मतलब धीरे हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और जैसे बच्चे ये कंप्लीट एम्प्टी हो जाएगा फिर क्या होगा, जैसे बच्चे यह हमारे पास कंप्लीट एम्प्टी हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर हो जाएगा बच्चे, ये सेंटर ऑफ मास अगेन सेंटर पे आ जाएगा जहां से ये चला था, और इसकी वजह से इसकी लेंथ अब डिक्रीज मानी जाएगी, कि अब ये डिक्रीज हो जाएगी, और टाइम पीरियड भी फिर इसका नॉर्मल डिक्रीज हो जाएगा। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, कि जैसे जैसे पानी निकलेगा टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होकर नॉर्मल उसी के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि जो आप लेंथ लेते हो वो कोई भी लेंथ नहीं है, वो जो बॉब आप ले रहे हो, जो मास आप ले रहे हो, उसके सेंटर ऑफ मास से लेके सस्पेंशन पॉइंट जहां पे रस्सी को बांधा गया है, उस पॉइंट से लेके जो नीचे मेरे पास बॉब है
उसके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस है। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे हमारे पास? नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टीचर पूछता है सेकंड्स पेंडुलम क्या चीज है। अब टीचर मुझे पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेकंड्स पेंडुलम। आपके पास सेकंड पेंडुलम क्या? सेकंड्स पेंडुलम या सेकंड पेंडुलम। और यहाँ पे टीचर आपको बोलेगा द पेंडुलम, एक ऐसा पेंडुलम बच्चे विच टिक्स दी सेकंड्स, विच टिक्स दी सेकंड्स। इसका एक और मतलब है विच टिक्स दी सेकंड। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ विच टिक्स दी सेकंड। ये अब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। सेकंड्स पेंडुलम, हमारे पास सेकंड्स पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है बच्चे जिसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली किसके बराबर होता है? 2 सेकंड के बराबर होता है। जिसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली बच्चा हमारे पास किसके बराबर होता है? 2 सेकंड के बराबर होता है। जिसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली बच्चा हमारे पास किसके बराबर होता है? 2 सेकंड के बराबर। बस इससे ज्यादा नहीं आपने सोचना। सेकंड्स पेंडुलम जिसका बच्चा टाइम पीरियड 2 सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट वन, हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किसके बराबर है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी। अब यहां पर ये जी की जगह मैं यहां पर जी क्या लिख देता हूं? इफेक्टिव। मतलब अगर मेरे पास लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट करती है, अगर ये लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट करती है और एक्सेलरेशन ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर इसको किसी लिफ्ट में रख दिया जाए जो कि डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है विद ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर इसको ऐसे लिफ्ट में रख दिया जाए जो कि फ्री फॉल करती है, जो कि हमारे पास डाउनवर्ड फ्री फॉल करती है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इन तीनों केसेस के अंदर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो पहले केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बताओ? 2 पाई अंडर रूट ऑफ सूडो फोर्स नीचे लगेगी तो जी प्लस ऑफ ए आ जाएगा। आपके पास अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी, सूडो फोर्स ऊपर लग जाएगी तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी माइनस ऑफ ए। और अगर ये फ्री फॉल करेगी तो जी माइनस जी 0। तो बताओ टाइम पीरियड आपके पास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो टाइम पीरियड मेरे पास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। आपको अब जी इफेक्टिव निकालनी, जी इफेक्टिव। सपोज कि मेरे पास यहां पर गाड़ी है, ये मेरे पास एक गाड़ी है और सपोज कि ये गाड़ी मेरे पास क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। ये गाड़ी मेरे पास एक्सेलरेट कर रही है और इसके अंदर पेंडुलम, और ये गाड़ी अगर आगे एक्सेलरेट कर रही है, तरीका बता रहा हूं, पहले इस पेंडुलम पे नेट फोर्स लगा दो। क्या कौन कौन सी लग रही होगी? एक नेट फोर्स आपके पास पीछे की तरफ को लग रही होगी सूडो फोर्स एम ए, नीचे की तरफ को आपके पास एम जी। तो नेट फोर्स कितनी लग रही होगी? इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन। तो बताओ ये फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? तो अंडर रूट ऑफ एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस ऑफ एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर। इसमें से अगर मैं मास को बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या बच जाएगी? एक्सेलरेशन जी स्क्वेयर प्लस ऑफ ए स्क्वेयर। अब इस पेंडुलम का अगर कोई टीचर टाइम पीरियड पूछता है तो मैं तरीका बता रहा हूं बच्चे। इसका टाइम पीरियड आपके पास आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल, और जी इफेक्टिव की जगह क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस ऑफ ए स्क्वेयर। काम खत्म। अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। पेंडुलम के केस में अगर टीचर सिचुएशन चेंज करता है, सपोज इसको पानी में ले जाते हैं और वो बोलते हैं अब इसके टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बताओ, करना क्या है? ये सोचना है कि अब इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लगेगी? पानी में एमजी नीचे लगेगी, पॉइंट फोर्स ऊपर लग जाएगी, और दोनों फोर्सेस को वेक्टर ऐड करके नेट फोर्स निकालो, मास वाली टर्म को अलग करो, जो एक्सेलरेशन की टर्म आएगी उसको लेंथ के नीचे डालो, वैल्यू निकल जाएगी। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आता है तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात बच्चे? सर वो ऊपर वाला एक बार दिखा दो, कौन से जो वाला बच्चे? कंसेप्चुअल आपने करवाया था। ये पीछे वाला ना? यस सर, जो हाँ इससे बोलो पहले बोलो। बताया। हाँ बोल बच्चे, पूछो क्या डाउट पूछना बच्चे। सर इनिशियली जैसे सेंटर ऑफ मास जो है इनिशियली तो नीचे जा रहा है, जैसे वो सेंटर से नीचे चला गया पानी, तो उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऊपर नहीं जाना, नहीं शुरू हो जाएगा? नहीं बेटा, ये एकदम से नहीं जाएगा ना बच्चे। आपके पास मास तो फिर भी उसका ज्यादा, क्योंकि जो आपकी बॉडी है, जो स्फेरिकल बॉडी, वो कैविटी है यानी खाली जगह है। अगर आप ये बोलो कि मैं कमरे का सामान एक तरफ कर रहा हूं तो सेंटर ऑफ मास उससे उल्टा जा रहा है, ये तो गलत बात हो जाएगी ना।
जो कैविटी है उसका असर क्या, वो तो सिमेट्रिक है ना। अच्छा, जितना मतलब बॉब ये मासलेस नहीं है यहाँ पे? क्या बेटा, बॉब में मास है मतलब? बाप के अंदर थोड़ा बहुत मास है बच्चे, तो तभी तो फिर बच्चे, तभी तो जब ये एम्प्टी होगा, तो अगर बॉब का मास नहीं होगा तो फिर जब ये एम्प्टी हो गया तो सेंटर ऑफ मास का मतलब ही नहीं बना कोई भी, हाँ या ना। यस यस सर। तो इसके पास मास है, बिल्कुल वो कैविटी वाला मास है। जी श्रेयस बोलो बच्चे, बोलो श्रेयस, श्रेयस की आवाज नहीं आ रही। चलो श्रेयस, जब आवाज आए तो मुझे बता देना, अगर आपने हाथ कांग्रेस को, ये कांग्रेस को सपोर्ट करने होगा, नेक्स्ट टाइम मैंने झाड़ू वाला अपने हाथ में रखना है, ठीक है। तो ये भैया पॉलिटिकल चीजें हैं, ये इस पे इलेक्शन कमीशन बैठ सकता है, तुम मुझे बता रहे हो कि कांग्रेस को वोट डालना। चलो ठीक है, कोई, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हमने विस्कस फोर्स वो निगलेक्ट कर देनी है ना? यस बिल्कुल बच्चे, अगर आप विस्कस फोर्स करोगे, रीजन बच्चे हमारे पास है, हमारा जो SHM होता है उसके अंदर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकालते हो, उसके लिए इन सारी फोर्सेस को हटाना पड़ेगा, डेफिनेटली हटाना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। चलें आगे बच्चे, चलें आगे सर बच्चे। एक और बात पूछना थी, जैसे हम एनर्जी वाला मेथड लगाते हैं, हम dE/dt = 0 तो कर देते हैं, बट अगर क्योंकि नॉन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव अगर आ जाए फिर क्या करना होगा? बेटा, फिर SHM क्यों होगा, SHM होगा ही क्यों आपके पास, जब कंडीशन ही यही है कि SHM आपके पास होना ही होना है बच्चे, तब जब आपके पास इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंडीशन भी तो देखो SHM की, आइडियल कंडीशंस है ना बच्चे, हाँ या ना। यस सर। तो सर चलो ऑसिलेटरी पॉसिबल है? वैसे ऑसिलेटरी पॉसिबल है ना? बेटा, ऑसिलेटरी तो पॉसिबल है, लेकिन फिर आपको बच्चे पीछे से एक पंप भी लगाना पड़ेगा, एक मोटर भी लगानी पड़ेगी, ताकि वो अपना एम्पलीट्यूड डिक्रीज ना करे। मैं आपको वो पॉइंट बता देता हूँ। कहने का मतलब बच्चे, हमारे पास यहाँ पर ये जो ऑसिलेटरी मोशंस होती है, इन ऑसिलेटरी मोशंस के अंदर बच्चा हमारे पास कुछ ऐसी मोशंस भी होती है जिनको हम क्या बोल देते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन, which are known as to be the damped oscillations. Damped oscillation हमारे पास कैसे बनती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको फ्री ऑसिलेशन समझ में आनी चाहिए, जिनको अभी तक हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। फ्री ऑसिलेशन बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, which are free from dissipative forces, which are free from the डिसिपेटिव फोर्सेस, जो कि हमारे पास डिसिपेटिव फोर्सेस से पूरी तरह से फ्री है। और इस वजह से बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, ये हमारे पास द एम्पलीट्यूड, जो आपका एम्पलीट्यूड होता है, जो एनर्जी होती है ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन नेवर डिक्रीजेस, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन नेवर आपके पास डिक्रीजेस। ये आइडियल केसेस, यहां पर बॉडी ऑसिलेशन कर रही है लेकिन एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी SHM की इक्वेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ बच्चे हमारे पास ओमेगा टी। और ये ऑसिलेशंस हमारे पास चलते, आपने बस इनको चलाकर छोड़ दिया, भूल गए आप इनको चलाकर, मतलब कि आपने एक बार पुश करके इसको भूल गए ना, हमारे पास ना विस्कोसिटी है, ना एयर फ्रिक्शन है, ना बच्चे कोई और डिसिपेटिव फोर्सेस है, और ये आपके पास ऑसिलेशन आपके पास होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, फ्री फ्रॉम एनी डिसिपेटिव फोर्सेस। ये प्लस ए और ये मेरे पास माइनस ऑफ ए। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ द एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ द एनर्जी। हमारे पास यहाँ पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ऐसा आपको कहीं नजर नहीं आएगा। प्रैक्टिकली आपको ऐसा कहीं नजर नहीं आएगा, आपको ऐसा नजर आएगा कि हमारे पास इन रियल लाइफ, इन द रियल लाइफ द एम्पलीट्यूड, जो आपका एम्पलीट्यूड होता है, द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज हो जाता है ऑन अकाउंट ऑफ, on the account of dissipative forces, on the account of the dissipative forces। आपके dissipative forces एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर देती, डिसिपेटिव फोर्सेस। जैसे मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक मिट्टी से भरा हुआ कंटेनर है, मिट्टी नहीं लेनी, पानी ले लो, कोई ऐसा मीडियम ले लो जो विस्कस है, शहद से भरा हुआ एक डब्बा ले लो,
और इसके ऊपर मेरे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ नीचे मैंने एक मास को लटका दिया और नीचे क्या है बच्चे हमारे पास ये आपके पास एक विस्कस मीडियम है, ये आपके पास एक विस्कस मीडियम है और ऊपर हमारे पास स्प्रिंग है। अब आपके पास ये स्प्रिंग है, अब बताओ क्या होगा। ये जो स्प्रिंग का मास है आपके पास m kg, आप इसको नीचे ले जाकर अगर आप छोड़ देते हो तो इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, सेम रहेगा कि धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। बताओ शाबाश, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, या फिर बच्चे कुछ और होता जाएगा कि कांस्टेंट रहेगा। तो आपको डिक्रीज होता है। यहाँ पर इस तरह के ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं डैम्प। जैसे कोई लड़की अगर झूला ले रही है तो ऐसा थोड़ी ना कि झूला स्टार्ट हुआ और वो हमेशा झूला झूलती रहेगी। कहीं भी ना कभी बच्चे जब उसको पर्सन पीछे से फोर्स लगानी बंद कर देगा तो कहीं ना कहीं बच्चे उसके झूले के ऊपर बच्चे फर्क पड़ेगा, उसका झूला स्टॉप हो जाएगा, उसका झूला बच्चे आपके पास अपने आप रुक जाएगा। डैम्प्ड है, हर चीज डैम्प्ड ऑसिलेशन है, रियल ऑसिलेशन होती नहीं। तो हमारे पास हर चीज डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती है। इसको आप ऑसिलेशन दे के अगर छोड़ देते हो, द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ऑन द अकाउंट ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस इफ लेफ्ट फ्री। अगर आप उसको फ्री छोड़ देते हो, यहां पर ऊपर फ्री छोड़ा तो वो ऑसिलेट करता रहा, वो कभी डिक्रीज नहीं आया। और यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन में देयरफॉर वी हैव द लॉस ऑफ द एनर्जी। मेरे पास यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी। अब ध्यान से समझना, हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ के एक्स। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं होता। जब डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है तो जो फोर्स अब आप पे लगती है वो मेरे पास माइनस ऑफ के एक्स, ये स्प्रिंग की वजह से, माइनस ऑफ बी वी। अब ये वी भी आपके पास क्या है, याद करो, मैं आपको याद दिला देता हूँ। यहाँ पर माइनस ऑफ बी वी डिसिपेटिव फोर्सेस को डिनोट कर रही है। यह हमारे पास हमको डिसिपेटिव फोर्सेस की याद दिला रही है। और ये क्या पता लग रही है, डिसिपेटिव फोर्सेस किसके प्रोपोर्शनल है, बताओ शाबाश, ये किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। जैसे जैसे आप ज्यादा स्पीड से इसको भेजोगे तो उतने ज्यादा जोर से बच्चे ये इसको रोकेगी, और जितनी कम स्पीड से भेजोगे ये विस्कस फोर्स भी कम हो जाएगी। यहाँ पर बी क्या बच्चा हमारे पास, पहले देखते रहना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये बी बच्चा हमारे पास क्या है, इसको बच्चे हम बोलते हैं डिसिपेटिव कांस्टेंट। इसकी कोई एग्जांपल बच्चा बोलता है, बिल्कुल एग्जांपल है डिसिपेटिव। आप बच्चों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्टोक्स फॉर्मूला, 6 पाई ईटा आर इंटू वी, पढ़ा था बच्चे हमने, बिल्कुल। ये फोर्स उसी तरह की फोर्स है। ये फोर्स बच्चा हमारे पास हमारे एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर देती है। अब आगे जो कहानी है वो कहानी याद करने वाली, उसको ज्यादा नहीं कोई पूछता, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपका क्वेश्चन है। हमारे पास इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं, m इंटू डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स आ गई। और बचा हमारे पास प्लस बी, वेलोसिटी को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी, और माइनस के एक्स को यहाँ पर प्लस ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 0। ये बच्चे आपके रियल लाइफ की ऑसिलेशन की इक्वेशन, रियल ऑसिलेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं या जो हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर श्रेयस ने बोला कि सर इसमें विस्कस है, मैं बोला बिल्कुल भी नहीं। अगर विस्कस होगा तो श्रेयस ये कहानी बनेगी जो हमारे बस के बाहर की बात है, +1 के बस की बाहर की बात है। लेकिन मैं ये क्यों करवा रहा हूँ बच्चा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। और इससे मुझे क्या पता लगता है, नंबर 1 ध्यान से समझना, इससे मुझे पता लगता है जैसे वहां पर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, यहाँ पर बच्चे a, याद रखना, e की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, ये अब आपका एम्पलीट्यूड है कंप्लीटली, एंड कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस ऑफ 5। अब ये भी याद करना है। और ओमेगा डैश ये मेरे पास पूरा एम्पलीट्यूड है। क्या ये सर स्कूल में आ सकता है, भाई बुरी किस्मत पे यकीन करना, अगर मेरे जैसा टीचर होगा मैं डाल दूंगा, मैं बोलूंगा बच्चा बताए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है अगर डिसिपेशन आ जाती है। और अगर सर आप जैसा टीचर नहीं होगा,
फिर टीचर कुछ मर्जी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ ये आपके सिलेबस में है। क्या इसकी डेरिवेशन सिलेबस में? किस्मत से ये सिलेबस में नहीं। कई बच्चे बोलते सर मैं गजनी बन के जाऊंगा, चले जाओ भाई, फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपका एम्पलीट्यूड देखो टाइम पे डिपेंड कर, और अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नॉन मेडिकल वाले बच्चों को तो पता है, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं बेटा याद करना पड़ेगा। अब आपको याद करना पड़ता है, बुरे सपने देखने पड़ते हैं, लेकिन फिर उनको भूल भी जाना पड़ता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, तो ये प्लस ए और ये माइनस ए, और हमारे पास ये पता लगता है कि इसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा। आपका एम्पलीट्यूड डैम्प्ड ऑसिलेशन का खत्म, नहीं तो बच्चे गाड़ी रुकेगी कैसे? अगर वो लड़के झूला झूल रही है, अगर वो रुकना चाहती है तो झूला अपने आप को अपने रोक देगा, क्योंकि वो डैम्प्ड ऑसिलेशन। और इसकी फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश अंडर रूट ऑफ के बाई एम, अंडर रूट ऑफ के बाई एम माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4m स्क्वेयर। प्लीज इस बात को ध्यान में रखें। तो माइनस ऑफ बी स्क्वेयर, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ बच्चे, आई शुड चेक दिस वन, क्योंकि हाँ ठीक है। तो ये बच्चा हमारे पास ओमेगा डैश, इसके बाद टाइम पीरियड टीचर पूछता है तो बता देंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक टेक्निकल पॉइंट है, और वो ये ध्यान से समझना, अगर मेरा डैम्पिंग कांस्टेंट, एनसीईआरटी ने एक सॉल्व एग्जांपल दे रखी है और बड़ी बड़ी किताबों ने भी इस एग्जांपल को उठाया हुआ, अगर आपका डैम्पिंग कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ के बाई एम से छोटा है, देन इग्नोर डैम्पिंग। देन बच्चा आपने इग्नोर कर देनी है डैम्पिंग को, और इग्नोर करके डैम्पिंग को, तब आपका ओमेगा डैश अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा? के बाई एम। प्लीज इस बात को देख लेना, अगर ऐसा होगा, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई साहब मैंने एनसीईआरटी सॉल्व की है। ये सारी की सारी वो चीज है भैया जिसके ऊपर रट्टा लगाना चाहिए, मतलब कि भाई साहब ये तो याद ही होना चाहिए। यहां पर अब आपका एम्पलीट्यूड टाइम डिपेंडेंट हो गया, और टाइम के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्स आपका इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है, ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी। भाई इसको कहीं पर प्रिंट आउट लेके टैटू बनवा लो बेटा इसका, क्योंकि ये अगर एग्जाम में आया मैक्सिमम बच्चे लुढ़केंगे इसके अंदर से। नेक्स्ट वन क्या बच्चा हमारे पास? अब अनफॉर्चुनेटली बच्चे इसको मैथमेटिकल सॉल्व करना हमारे बुक के बाहर की बात है, वो हमारे बुक के स्कोप के बाहर की बात है, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है मैं फॉर्मूले जरूर बताऊंगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो, शाबाश। सर जो मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इस केस में, वो मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, टाइम डिपेंडेंट या डिस्टेंस डिपेंडेंट? नहीं बच्चे नहीं, वो डिस्टेंस, देखो हमारे पास दो चीजें हैं बच्चे। ऐसे तो बच्चे आप मेरे साथ आर्ग्यू कर सकते हो कि सर जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस और टाइम डिपेंडेंट दोनों, मैं बोल सकता हूँ बच्चे कि यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंट भी हो सकता है बच्चे हमारे पास, लेकिन पॉइंट है क्या वो मेरे स्कोप के अंदर, क्या वो मेरी एबिलिटी के अंदर आता है बच्चे? पॉइंट ये है ना बच्चे, क्या मेरे सिलेबस में या जो एग्जामिनर ऊपर बैठे हैं उनको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो वो बोलते हैं नहीं आपको नहीं करना, आपको सिंपल टाइम से देखना, टाइम के ऊपर फोकस करना है, आपको इतनी चीज आनी चाहिए। अब हमको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है? तो उससे बाहर जाता भी नहीं है कुछ भी, तो हो सकता है, मैं जो मना नहीं ओमेगा कर रहा आएगा हूँ। वो कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर ओमेगा ऑलमोस्ट बच्चे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब बहुत अलग होता है, वो हम वेव्स के अंदर देखेंगे, उसका मतलब बिल्कुल अलग होता है। फ्रीक्वेंसी आपके पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, क्योंकि लास्ट टाइम तक जो आपको सोर्स है वो सेम ही फ्रीक्वेंसी देता है बच्चे, ठीक है? क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा सैंपल नहीं है कि आप बहुत दूर तक इसके ऊपर जाते हो। एनर्जी, अब हम बार बार कह रहे हैं यहाँ पर एनर्जी इज लॉस्ट, जो एनर्जी बच्चे हमारे पास यहाँ पे लॉस्ट हो रही है, दिस इज गिवन बाय, अब ध्यान से समझना, वैसे तो एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, नहीं तो हाफ के इनटू आपके पास एक एम्पलीट्यूड का स्क्वायर टोटल एनर्जी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा ए, और ए के पावर माइनस बी टी अपॉन 2m का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, ये मेरे पास एनर्जी है E, तो हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वेयर एंड E के पावर माइनस बी टी बाई एम। यहां से ये वो एनर्जी है जिससे आपने इसको स्टार्ट किया था। सो E इज इक्वल टू E नॉट स्टार्टिंग एनर्जी A के पावर माइनस बी टी अपॉन एम। तो ये एनर्जी धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होती जाएगी? खत्म होती जाएगी। तो T इज इक्वल टू 0 पे E इज इक्वल टू E नॉट है, और T इज इक्वल टू इंफिनिटी पे जाकर ये एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
तो इसका ग्राफ भी बच्चे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये बच्चे मैं फिर आपको बोलूंगा, कई बारी बच्चे को ऐसा लगता है कि ये टीचर जो बता रहा है वो हमारे को कम समझ में आ रहा है, या ये टीचर जो बता रहा है वो शायद हमारे को पल्ले नहीं पड़ रहा है। बेटा इसमें आपको एक बात समझनी है कि ये चीज हमको जो देखनी है बच्चे, देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको कोई प्रॉब्लम देता हूं जिसका सोल्यूशन आपके हाथ में है तो आप मेरे पास आओगे भी नहीं उसके लिए। अब आप मैं आपको बोलूं 1+2 तो आप बोलोगे 3, और अगर मैं बोलूं अगर मैं तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा सर तब भी 3 ही होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपके बस की बात है। और जिन प्रॉब्लम्स के अंदर आपका बस नहीं चलता आप उसी को पूछते हो, सिंपल सी बात है। तो वैसे बच्चे ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रॉब्लम को ऐसे ही हैंडल करना। पहले लेवल पे तो ये चीजें पूछी नहीं जाती, पर एनसीईआरटी में तो टीचर पूछ भी सकता है। अगर वो पूछेगा तो हम जवाब दे देंगे यार ये डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है जिसमें ये इक्वेशंस होती हैं और ये आपके पास एनर्जी रट्टा है इसके अंदर से। और फिर मेरे पास आ जाती है फोर्स्ड ऑसिलेशन। मेरे पास अब आ जाती है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है ध्यान से समझना। हर चीज जो हमारे पास हो जाती है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है। फोर्स्ड ऑसिलेशन फोर्स करते हैं। The forced oscillation is the oscillation. This is the oscillation of constant amplitude in a system with dissipative forces. With आपके पास कौन सी फोर्सेस हैं बच्चे? dissipative forces. In this system with the dissipative forces, and how this can be made, and this is made possible, हम इसको possible कैसे बना देते हैं? This is made possible with the help of external periodic force. एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ये बच्चे हम इसके ऊपर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा देते हैं। अब ध्यान से समझिए, मेरे पास बच्चे एक कोई सिस्टम है, मुझे पता है कि ये सिस्टम यहां पर है और डिसिपेटिव फोर्सेस की वजह से इसकी ऑसिलेशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये देखो ये ऑसिलेशन क्या होगी? खत्म होगी, बिल्कुल खत्म। लेकिन अगर ये मैं ऐसे चलाऊं, इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, बताओ अब इसकी ऑसिलेशन खत्म हो रही है? तो आप बोलोगे नहीं सर इसकी ऑसिलेशन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की आ रही है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की आपके पास ऑसिलेशन आ रही है। तो मेरा हाथ जो है इस डैम्प्ड ऑसिलेशन को फ्री ऑसिलेशन की तरह काम करवा रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे बाहर से एक फोर्स चाहिए, और ये फोर्स क्या होनी चाहिए? पीरियोडिक। एक देखो मेरा हाथ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जाकर इससे टकरा रहा है, मेरा हाथ एक अपना पीरियोडिक मोशन कर रहा है, और जैसे जैसे वो इससे टकरा रहा है तो इसकी एक फोर्स्ड ऑसिलेशन करवा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर दो चीजें होती है, हमारे पास यहाँ पर दो चीजें क्या आ गई? इसका मतलब मेरे पास जो फोर्स आपके पास है F = -kx है, तो अब आपके पास फोर्स प्लस ऑफ kx प्लस ऑफ bv जो ऊपर थी, अब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है बच्चे? एक एक्सटर्नल फोर्स जिसकी जो खुद में पीरियोडिक है, तो साइन ऑफ ओमेगा d × t। क्योंकि इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को आप ड्राइविंग फोर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सिस्टम को ड्राइव कर सकता है। तो ये बच्चे ओमेगा डी आपके पास क्या आ गया? ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। किसकी? आपके पास बाहर वाली फोर्स की। ये ड्राइव कर रहा है उसको एक फिक्स, और ये बोल रहा है कि तू मेरी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चल। अब एक बात बताओ ना बच्चे, जैसे ये मेरे पास यहाँ पर है, ये मेरे पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि कम है? तो आप बोलोगे देखो सर ये बड़ी जल्दी जल्दी कर रहा है, अब बताओ कि इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई कि कम होगी? तो सर बढ़ गई आपके पास, क्योंकि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। अब ये चलाते हैं, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कम है, ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कम है, तो आपके फोर्स्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? आपके पास कम होगी। अगर ये तेज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी तेज है। और एक और बात बताओ, अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आपकी बिल्कुल तेज है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चे? बढ़ जाता है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। और हमारे पास यहाँ पर ये फोर्स्ड ऑसिलेशन कई बारी बच्चे किस में कन्वर्ट हो जाता है?
रेजोनेंस के अंदर। रेजोनेंस का मतलब क्या है बच्चे? रेजोनेंस का मतलब है बच्चे, जब आपके पास जो फोर्स आप लगा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, उसकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, और बच्चे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी, जो सिस्टम है जो आपके पास ऑसिलेट करना चाह रहा है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है तो आपके पास एम्पलीट्यूड जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस, ये एकदम से बढ़ जाता है और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज हो जाता है, और इसको आप रेजोनेंस बोलते हैं। कैसे? जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल पंजाब रोडवेज की गाड़ी, पंजाब रोडवेज की गाड़ी एक सर्टेन स्पीड पे जाकर आपके पास क्या हो जाती है, एकदम से उसकी दरवाजे खिड़कियां हिलने लग जाती है। और वो क्यों हिलने लग जाती हैं बच्चे? क्योंकि वहां पर रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है। हमारे पास जो रेजोनेंस बच्चे हमारे पास क्रिएट होता है, हमारे आसपास हर जगह पे कहीं ना कहीं रेजोनेंस होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पर जोर के बच्चे म्यूजिक बज रहा है तो आपके घर के शीशे जो होते हैं बच्चे वो हिलने लग जाते हैं, वो आवाज करते हैं, म्यूजिक कहीं और बज रहा है, क्योंकि म्यूजिक की जो फ्रीक्वेंसी है और आपके खिड़की के जो वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी। तो ऑसिलेशंस पे इस कंडीशन को रेजोनेंस बोला जाता है। लंदन के अंदर एक ब्रिज इनॉग्रेट हुआ और जब वहां पर लोग चलने लगे तो ब्रिज कोलैप्स कर गया, क्योंकि वहां पर जब लोग चले तो उनके पांव से जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई वो फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी को मैच कर गई और इससे एम्पलीट्यूड लार्ज प्रोड्यूस हो गया और बच्चे ब्रिज कोलैप्स हो गए। बिल्कुल सही है, ब्रिज हिलते हैं। अगर आप किसी ब्रिज पे जाकर खड़े और पास से कोई गाड़ी निकलती है तो ब्रिज आपके पास वाइब्रेट होता है, ऑसिलेट होता है, और अगर उसकी ऑसिलेशन, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और बच्चे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो गाड़ी की फ्रीक्वेंसी है वो दोनों मैच कर जाए, नेचुरल और ड्राइविंग दोनों मैच कर जाए, तो उसको तो खुशी बड़ी होनी है और बच्चे वो खुशी खुशी टूट जाएगा। ये रियलिटी है, ऐसा रेजोनेंस हमारे आसपास होता है बच्चे, और इस वजह से कई शीशे टूट जाते हैं जब म्यूजिक बजता है। रीजन बच्चे रेजोनेंस आ जाता है। रेजोनेंस की वजह से जितने सोल्जर्स जब किसी ब्रिज पे जाते हैं, परेड करते हो या पार करते हो, तो उनको बोला जाता है अब आप अपने पैरों के स्टेप्स की रिदम को चेंज कर दो, क्योंकि अगर रिदम रहेगी तो बच्चे आपकी फ्रीक्वेंसी जो आप उस ब्रिज को दे रहे हो और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो बेटा वहां पर तो बच्चे उसने कोलैप्स होना ही होना। तो हमारे पास इस केस को हम बोलते हैं रेजोनेंस होना। रेजोनेंस के अंदर आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट मैच कर जाती है और इस केस में रेजोनेंस होता है। अब ये रेजोनेंस बच्चे अब आपकी किस्मत से भी हो सकता है, सोचे समझे भी हो सकता है। कई बार आपने ये साउंड सबसे अच्छा एग्जांपल है, साउंड की वजह से चीजें वाइब्रेट करती है। आपने देखा होगा कई बार ये होता है कि बिजली आती है तो आपका फ्रिज हिलने लग जाता है, क्योंकि उस वक्त जो फ्रिज के हिलने की फ्रीक्वेंसी है और जो आपके करंट की फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाती है, तो वाइब्रेट करेगा, उसको मैक्सिमम आपको फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है। जैसे कि मेरे पास ये एक पेंडुलम है और यहाँ पर इसके आगे बहुत सारे, एक पेंडुलम ऐसे रख दिया, एक पेंडुलम ऐसे रख दिया और एक पेंडुलम मैंने सेम लेंथ का रख दिया, और बच्चे मैं इस पेंडुलम को साइड पे ले जाकर छोड़ता हूँ। इसकी लेंथ L है, इसकी L1 है, इसकी L2 और इसकी L। तो ये पेंडुलम जब दूर ले जाकर आप छोड़ोगे तो वो इन तीनों पेंडुलम में से किस पेंडुलम के साथ रेजोनेंस करेगा? तो आप आइडेंटिकल होगा, L वाले उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी और वो तो खुश हो जाना, बोला ले अभी मेरे जैसा बंदा आ गया, और उनका एम्पलीट्यूड जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा, उसमें खुशी खुशी बच्चे बड़े एम्पलीट्यूड पे चले जाए। तो ये हमारे पास रेजोनेंस। चलिए, सो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक बच्चे आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके बच्चे, बाय बाय।